तो आज हम लोग पढ़ेंगे अगले चैप्टर को। लास्ट चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आज हम उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन। कौन सा चैप्टर? फैक्टराइजेशन। तो चलिए देखते हैं। फैक्टराइजेशन स्पेलिंग शायद गलत हो, है ना, तो आप सही कर लीजिएगा। वैसे मुझे लगता है स्पेलिंग सही है। तो फैक्टराइजेशन आपको दिख रहा है, टॉपिक का नाम है। अब हम जरा इसमें आगे बात करेंगे कि फैक्टराइजेशन होता क्या है। बेसिक अगर हम आपको बताएं तो फैक्टराइजेशन में जो है, जैसे हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं फैक्टर्स, है ना, फैक्टर्स जैसे चीज़ों को हमने पढ़ रखा है, तो हम बस उसी रिस्पेक्ट में आगे बताते हैं। फैक्टर्स क्या होता था? फैक्टर्स आप निकालते थे, जैसे प्राइम फैक्टर्स होता था, है ना, कि जैसे मैं कहूँ कि चलिए 24 के आप फैक्टर्स निकालिए, तो आप 24 के वो मल्टीपल्स निकालते थे जो जिनको मल्टीप्लाई करने में 24 आता था। जैसे आप लिखते थे 1 × 24, है ना, उसके बाद 2 × 12, तो ये सब इसके फैक्टर्स होते थे। और क्या होता था? 3 × 8, तो हम कॉमा इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये इसके फैक्टर्स हैं। ये इसके क्या हैं? फैक्टर्स हैं। 3 × 8, और क्या हो जाएगा? 4 × 6, 4 × 6, उसके बाद 5 की टेबल में आएगा नहीं, और 6 के बाद फिर वापस इसी में आप देख लीजिएंगे। तो ये आपके फैक्टर्स थे। ये सब क्या होते थे? फैक्टर्स। तो फैक्टराइज में हम लोग अब वेरिएबल्स का भी यूज करेंगे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जब हमने पढ़ रखा है, तो इसका मतलब हम अलजेब्रा में फैक्टराइज कैसे करते हैं हम उसको समझेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप समझिएगा, क्योंकि ये चैप्टर आपको मैं बता दूं इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। 8th के बाद आप 9th में जाएंगे, तो 9th में एक टॉपिक मिलेगा फैक्टराइजेशन। 10th में जब आप जाएंगे तो बोर्ड की पेपर की तैयारी में आपको एक चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको फैक्टराइजेशन मेथड एक इंपॉर्टेंट मेथड के रूप में पढ़ाया जाएगा। अभी से आप समझे रहेंगे तो आपके लिए हाई स्कूल में एक टॉपिक कम हो जाएगा पढ़ने और समझने में, क्योंकि आप अभी से समझ चुके होंगे। उसमें आप जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक फैक्टराइजेशन टॉपिक आप अभी पढ़ लेंगे, लेकिन धीरे धीरे समझते हैं। अभी हमको धीरे धीरे देखना है कैसे कैसे होता है। तो सबसे पहला टॉपिक हम बताते हैं आपको क्या होंगे इनमें। फैक्टर्स और बात करें तो कॉमन लेना होता है। क्या लेना होता है? कॉमन। कॉमन में देख लेते हैं क्या होता है। जैसे सबसे मैं कहूँ कि फैक्टर्स निकालने हैं, तो देखिए जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। मैं लिख रहा हूँ 8x² y की पावर 3 और z की पावर 5, है ना। इसको अगर हम ध्यान से समझें तो हमें देखना पड़ेगा इसके हम फैक्टर्स क्या लिख सकते हैं। तो फैक्टर्स का मतलब नंबर को भी ब्रेक करना। 8 क्या है भाई? 8 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, ठीक है। x² को लिख सकते हैं हम x × x, ठीक। इतनी बात क्लियर है। इसके साथ y³ को हम लिख सकते हैं y × y × y, और z की पावर 5 को भी हम z को हम कितनी बार लिख देंगे? 5 बार, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। ये था इसका फैक्टर्स। क्या था? फैक्टर्स। अब आती है बात कि सर फैक्टर्स तो समझ में आ गया, लेकिन इसका काम क्या है? तो हम कहेंगे अभी कॉमन लेना। क्या लेना? कॉमन लेना। अब जैसे मैं कहूँ फैक्टराइज, अब मैं इसी पे क्वेश्चन बनाता हूँ। फैक्टराइज, आपको फैक्टराइज करना है 8x² y³ z की पावर 5 माइनस 3x y² z। तो आपको पहले मैं इसका मतलब समझा दूँ। इसमें तो आपको दिख गया क्या क्या कॉमन है। इसमें समझिए 3x y² z, हम इसको लिख सकते हैं 3 × x × y × y × z। हमने क्या किया? हमने बस इनको तोड़ कर लिख दिया। x² का मतलब x को 2 बार लिखना, y की पावर 3 का मतलब y को 3 बार लिखना, z की पावर 5 का मतलब z को कितनी बार लिख देना? 5 बार। अब इसी तरह इसमें 3, क्योंकि ये प्राइम नंबर है, इसको हम ब्रेक नहीं कर सकते हैं, तो हम सिर्फ 3 लिखेंगे। 8 को हम ब्रेक कर सकते थे 2 × 2 × 2 में किया। क्या कोई नंबर कॉमन दिख रहा है? नंबर मतलब कोई कांस्टेंट टर्म, हमें कोई कांस्टेंट टर्म कॉमन नहीं दिख रहा, लेकिन हमें दिख रहा है कि एक x यहाँ भी है और एक x यहाँ भी है, तो ये कॉमन मिल रहा है। तो इसका मतलब जो कॉमन मिलेगा हम उसको निकाल लेंगे बाहर, सिर्फ एक x। y देखो यहाँ पर, इसके बाद y 2 है, यहाँ भी y कितने हैं? 3 है, लेकिन हमें 2 y कॉमन दिख रहे हैं। हम डब्बे में बना दे रहे हैं कि यहाँ से 2 y भी हमें क्या मिल रहे हैं? कॉमन। तो 2 y का मतलब y² हमें क्या मिल गया? कॉमन। अच्छा, और क्या कॉमन मिल रहा है? यहाँ से एक z और यहाँ से भी एक z मान लो कॉमन मिल गया, क्योंकि z एक ही था, एक कॉमन मिला, तो हम z ले लेंगे कॉमन। तो देखिए कोई नंबर जब कॉमन नहीं मिला तो यहाँ तो वही लिख देंगे 8। अब हम इसमें से समझते क्या लिखना है हमें। जैसे एक चीज़ ये था ना, इसको भी अलग हम लिख देते हैं
जो ये बॉक्सेस में लिखा ये थे कॉमन, इनको हम हटा करके जो बचेगा वो लिखेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या आपस आ गया 8, एक x बचा क्योंकि एक x क्या हो गया था कॉमन, तो 8x, y एक बचा था तो y, और z कितने बच गए 4, तो 8xyz की पावर 4। ये बचा पहला टर्म, क्लियर है। दूसरे टर्म में क्या था, पहले तो साइन था माइनस, तो माइनस का साइन लगाइए। उसके बाद देखिए यहां से बस 3 बचा है और कुछ कॉमन बचा नहीं, बाकी सब तो कॉमन में चले गए, सॉरी कॉमन सारा ले लिया हमने, तो बचा सिर्फ क्या 3, तो हम यहाँ पे सिर्फ क्या लिख देंगे 3। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई, इसको कहते हैं कॉमन लेना। क्या लेना, कॉमन। अब कॉमन लेने के भी कई रूल्स हैं, कई तरीके हैं, हम उन्हें ध्यान से समझेंगे। कैसे, फैक्टराइजेशन बाय फाइंडिंग कॉमन फैक्टर, ये पहला टॉपिक जो मैंने आपको समझाया है, ठीक है। ये क्या था, फैक्टराइजेशन, लिख नहीं रहा हूं मैं, बोल दे रहा हूं, समझ लीजिएगा। फैक्टराइजेशन बाय फाइंडिंग कॉमन फैक्टर्स, तो हमें कॉमन दिखा जो हमने निकाल लिया। लिखना आपको ये है, आपके क्वेश्चन में ये रहेगा, आपको लिखना ये रहेगा, लेकिन ये जो आपका हिडन पार्ट है, ये जो हमने आपको किया, ये आपको खुद से समझना है। कैसे समझना है, खुद से। उसके लिए मैंने आपको ज्यादा डिटेल में बता दिया, बच्चे तो आजकल बहुत अच्छे हो गए हैं। यहाँ देखिए एक कॉमन है, यहाँ पे 2 था तो 1 निकाल दिया बाहर, यहाँ पे y की पावर 3 थी, y की पावर 2 थी तो 2y कॉमन, z 5 था, z 1 था तो 1 z कॉमन। तो आप धीरे धीरे समझ सकते हैं, अगर आप नए सीख रहे हैं, आप पहली बार समझ रहे हैं इस चीज़ को, आप किसी भी क्लास से हो सकते हैं, है ना, 6 से पढ़ाना शुरू हो जाता है इस चीज़ को, तो आपको आई होप ये बात समझ में आ चुकी होगी। अब इसमें हम आगे समझेंगे। हम इसके बाद बाइनोमियल कॉमन कैसे लेते हैं, फैक्टराइजेशन विद बाइनोमियल कॉमन। अब इसको मैं आगे बताता हूँ, अगला टॉपिक देखते हैं क्या है। अगला टॉपिक हमने कहा फैक्टराइजेशन व्हेन अ बाइनोमियल इज कॉमन। फैक्टराइजेशन व्हेन अ बाइनोमियल इज कॉमन, व्हेन अ बाइनोमियल इज कॉमन। इसमें क्या होता है, पहले इस बात को समझ लेते हैं, क्योंकि काफी टीचर्स आपको जब पढ़ाना शुरू करते हैं तो कॉन्सेप्ट नहीं बताते कि क्या वो पढ़ाने जा रहे हैं, बस वो क्वेश्चन दे देते हैं, आपको लगाना रहता है या वो खुद बता देते हैं, पर एग्जैक्ट होना ये चाहिए कि आपको तरीका तो मालूम हो ना करने क्या जा रहे हैं। तो इसलिए मैं आपको तरीके बता रहा हूँ, क्योंकि पढ़े तो आप है लेकिन उनको और अच्छे से समझ जाए, है ना। तो इसमें क्या होता है, सपोज दैट हमने कहा कि फैक्टराइज, क्वेश्चन हमारा फैक्टराइज, क्या फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के लिए हमने एक क्वेश्चन ले लिया, क्वेश्चन जो हमने लिया वो है एक्स स्क्वायर और ब्रैकेट में x माइनस 3 प्लस एक्स माइनस 3, ठीक। आपको दोनों चीजें दिख रही हैं। अब यहां से हमें कॉमन क्या दिख रहा है, हमें सबसे पहले समझना होगा टर्म कितने हैं। तो जब प्लस या माइनस का साइन लगता है तो एक टर्म हो जाता है, सर ने आपने ऐसे ही बताया। तो सर यहाँ भी माइनस है तो ये भी 2 टर्म है, तो हम कहेंगे बिल्कुल ठीक कहा आपने, ये टर्म है, लेकिन ये टर्म किसी के साथ मल्टीप्लाई में है तो ये अलग टर्म नहीं हो गया, क्योंकि जब इनको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तब ये प्रॉपर टर्म होंगे। यहाँ भी देखो ये 2 अलग टर्म आपको दिख रहे होंगे, हमने इनको कंसिडर कर लिया एक। अगर मैं इसको हटा दूँ तो आपको अब कितने टर्म दिख रहे हैं, 1 2 3, उसको भी सॉल्व करेंगे दिखेंगे, लेकिन हमने कंसिडर किया इसको 1। क्यों किया, क्योंकि हमको दिख रहा है x माइनस 3 यहाँ भी, x माइनस 3 यहाँ भी है, तो हम x माइनस 3 क्या ले सकते हैं, कॉमन। अगर हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचा, इधर एक्स स्क्वायर, ये हट गया तो बचा एक्स स्क्वायर। यहाँ पे ये पूरा का पूरा चला गया ना, आप तो ये सोच रहे हैं, तो भाई इसकी जगह पे क्या लिखा जाए। तो मैं आपको बता दूं 1 से अगर आप किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस वही चीज आएगा कि नहीं आएगा, आप कहेंगे हाँ सर आएगा, तो यहाँ पे हम वापस 1 लिख सकते हैं। क्लियर है, कोई डाउट, आई होप सो नहीं होगा। तो ये आपको दूसरा कॉन्सेप्ट समझ में आया। हमने यहाँ पे क्या कॉमन लिया, बाइनोमियल। बाइनोमियल कोई आप लोग को अगर याद होगा तो जरा कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा बाइनोमियल में टर्म कितने होते हैं। हमने बाइनोमियल क्यों बोला, आपको चीजें क्लियर होनी चाहिए। चलिए अब इसके बाद हम इसका नेक्स्ट टॉपिक समझेंगे। ये था फैक्टराइजेशन व्हेन अ बाइनोमियल इज कॉमन, और उससे पहले हमने आपको कॉमन मेथड बताया था अभी पहले ही, दूसरा हो गया। अब हम तीसरा समझते हैं। तीसरा क्या होगा, मैं आपको बता देता हूं। तीसरा होता है फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग। क्या होगा, फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग। अब ये क्या होता है, ये भी हम ध्यान से समझ लेते हैं। कुछ बच्चों का डाउट रहता है कि सर इतने सारे कॉन्सेप्ट आप बता देते हैं, कौन सा कहाँ यूज होगा, कैसे पता चलेगा। तो मैंने आपको ये भी बताया है, या नहीं बताया तो आप लोग जो नए लोग देख रहे हैं समझ लीजिए। प्रैक्टिस मेक्स मैथमेटिक्स परफेक्ट, ये मेरा खुद का डायलॉग है।
तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किधर से क्या करना रहेगा। अब ये ग्रुपिंग का चक्कर क्या है, चलिए आपको मैं बताता हूँ। जैसे मैं कहूँ फैक्टराइज, क्वेश्चन लेता हूँ मैं फैक्टराइज, और आपको जो फैक्टराइज करना है उसमें क्वेश्चन में है 12xy माइनस 8y माइनस 6 प्लस में 9x। अब जब आप ध्यान से देखिए तो आप सोचेंगे कि सर यहाँ पे तो खैर हमें y कॉमन दिख रहा है। मैं भी कहूँगा हाँ ठीक है, कॉमन तो दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या इसको हम सिस्टमैटिक वे में कर सकते हैं? सिस्टमैटिक वे क्या होता है, अगर आप कॉमन लेंगे यहाँ सपोज आपने कॉमन लिया तो ये पहला प्लस में था, दूसरा माइनस में, लेकिन यहाँ पे जब आप कॉमन लेंगे तो पहला ही माइनस में, दूसरा क्या है प्लस में। जैसे मैं इसको समझा देता हूँ, मैं इसको दोबारा करूंगा लेकिन अभी आप समझिए। यहाँ से मैंने देखा 12 और 8 किसकी टेबल में आता है, 4 की, तो 4 कॉमन मिला। 4 3 जा क्या होता है 12 होता है। यहाँ भी y था, यहाँ भी y था, तो y भी कॉमन मिल गया। तो यहाँ बचेगा 3x, क्योंकि जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे वापस आ जाएगा, माइनस का साइन सा लगा दो, 4 2 जा 8, ये होगा। ऑल क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया होगा। इन दो टर्म में से हमने कॉमन लिया, फिर माइनस का 6 है, प्लस का 9 है, ये 3 की टेबल में आते दोनों। अब अगर मान लो हमने प्लस का 3 कॉमन लिया, किसका, प्लस का 3, तो ये हो जाएगा माइनस का 2, क्योंकि जब प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तभी माइनस आएगा। माइनस का 2 और प्लस का क्या आएगा, ये प्लस का आएगा 3x। देखिए लिखा तो कुछ वैसा ही है, लेकिन आप देखिए इनका जो क्रम है ये उल्टा है कि नहीं, इनका जो सीक्वेंस है देखिए अपोजिट है। ये -2 बाद में प्लस में लिखा है, ये पहले लिखा है, ये बाद में लिखा है। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं रीग्रुपिंग करना। क्या करना, रीग्रुपिंग। क्यों, ताकि ये दोनों सिमिलर आ जाएं। क्या आ जाए, सिमिलर। आई होप इतनी बात समझ में आई हो, तो आगे आप देख लीजिएगा। इसलिए हम पहले इसको रीग्रुपिंग करेंगे। रीग्रुपिंग कैसे, अब ये माइनस वाले टर्म को हम उधर ले जाएंगे, ये पूरा ऐसे ही था, आगे हम लिख देंगे 9x और पीछे लिख देंगे -6। अब जब आप कॉमन लेंगे तो पहला प्लस में, दूसरा माइनस में, फिर पहला प्लस दूसरा माइनस में, फिर हम वहां से भी कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि जब हम लास्ट में किए थे तो वहां कॉमन लेना आसान नहीं था। अब देखिए वहां पे हमें एक काम करना पड़ता है, मैंने आपको बता रखा है कि माइनस का साइन कॉमन लेकर के हम चीजों को बदल सकते हैं। फिर भी आप इजिली समझिए, रीग्रुपिंग का यही कॉन्सेप्ट है। यहाँ तो हमने कहा था 4 कॉमन है, एक उन बच्चों के लिए जो अभी कॉमन ना समझ पाए कैसे लिया जाता हो, तो ध्यान से देखिए। 12 को हम लिख सकते हैं 4 × 3, हमने इसके प्राइम फैक्टर्स नहीं निकाले, हमें जो कॉमन चाहिए वो लिखेंगे, × x × y। हम इतने को ऐसा लिख सकते हैं, -4 × 2 × y, ये हम इसको लिख सकते थे। ऑल क्लियर। प्लस 9x को लिख सकते थे 3 × 3 × x -3 × 2, ये 6 को हम लिख सकते थे। अब आप कहेंगे सर आपने प्राइम क्यों नहीं लिखा, आप प्राइम भी लिख दीजिए, बात वही पड़ेगी। आपको कॉमन लेना है, बस आपको कॉमन आना चाहिए, क्योंकि प्राइम में आप इसको लिखेंगे 2 × 2, 4 को यहाँ भी आप लिखेंगे 2 × 2, तो बात वही पड़ी ना, हमको 4 ही लिखना है, कॉमन जो मिलेगा हमको वही लिखना है, तो हम इसको डायरेक्ट 4 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, डायरेक्ट 4। अब देखिए इन दोनों में एक तो 4 कॉमन है, क्या कॉमन है भाई, 4, दूसरा है y कॉमन है, इन दोनों टर्म में कॉमन है। आई होप सो आपको क्लियर दिख रहा हो, है ना। तो आगे देखिए, अगर हम 4y कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में बचेगा 3x, यही बचेगा, हम इसको लिख सकते हैं 3x -2, यहां से क्या बचा 2। ठीक है, ये स्टेप आपको दिखाना नहीं होता है, मैं आपको पहले बता दूं, ये स्टेप आप हिडन पार्ट में कर लीजिए कहीं रफ पर, है ना, ये दिखाने का नहीं होता है। अब देखो यहाँ प्लस था, लगा दो, इसमें देखो एक 3 कॉमन है, यहाँ भी 3 कॉमन है दोनों टर्म में, आप 3 ले लो, तो बचेगा क्या 3x, यहाँ क्या बचा 3x -2। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, अब हमने आपको अभी इससे पहले कॉन्सेप्ट में समझाया था कि दोनों ही कॉमन है, ये भी और ये भी, ये एक अलग टर्म है, ये इतना एक अलग टर्म है, और ये इतना एक अलग टर्म है। इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, 3x कॉमन है, 3x -2 कॉमन है। तो अब हम अगर 3x -2 कॉमन ले लें, क्या कॉमन ले लें 3x -2, यहां से इतना निकल जाएगा तो बचेगा क्या, सिर्फ 4y, यहां से भी ये निकल गया तो क्या बचा, प्लस का 3। फाइनली आपका ये आ गया आंसर। ठीक है, जिसमें आपको कौन सी लाइन नहीं दिखानी थी, ये आपको समझने के लिए मैंने बताया है ना, कॉपी में आप नहीं दिखाएंगे, हालांकि दिखाने में कुछ गलत नहीं है, लेकिन अब एक स्टैंडर्ड में लिखना चाहिए, तो उस हिसाब से उस चीज को हम नहीं दिखाएंगे। ठीक है, आई होप सो आपको अब ये बात क्लियर हो गई होगी कि रीग्रुपिंग से कैसे क्वेश्चंस को लगाते हैं। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही।
इसके कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हम चलिए कर लेते हैं, एक आधे क्वेश्चन कर लेते, ज़्यादा आसान नहीं रहेगी, एक आध दो अच्छे क्वेश्चन कर लें। जैसे मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं 9x इन ब्रैकेट 5x माइनस 4y, फिर माइनस 12 एक्स स्क्वायर इन ब्रैकेट 5x माइनस 4y। सपोज दैट ये क्वेश्चन है, बोला कि इसको फैक्टराइज करना है। क्या करना है? फैक्टराइज करना है। तो हम इसको लिख दे रहे हैं फैक्टराइज दिस, पहला पार्ट सपोज यही है जो हम आपको बता रहे हैं। अब यहां से आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये एक टर्म है, यह एक टर्म है, इन दोनों में कॉमन क्या है? 5x माइनस 4y दोनों में कॉमन है। अब मैं इसको हटा रहा हूं, ये बस मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था, है ना। अब इन दोनों में अगर हम 5x माइनस 4y कॉमन ले लें तो यहां क्या बचेगा? यहां बचेगा सिर्फ 9x और यहां बचेगा माइनस का 12x स्क्वायर, जो कि आपको समझ में आ चुका होगा, है ना। अब देखिए अभी भी आपको इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, तो आपका जवाब होना चाहिए हाँ कुछ तो दिख रहा है। अब देखते हैं क्या दिख रहा है। हमें दिख रहा है यहाँ पे एक बड़ा सा ब्रैकेट लगाएंगे हम, जो कि हमें अब इन दोनों टर्म में कॉमन लेना है। 3x माइनस 12 9x माइनस 12y। मैं भी आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, यहाँ कुछ लोग बैठे हैं, मैं जिनको खुलेआम पब्लिकली बेइज्जती नहीं करना चाहता हूँ, हैं तो शांत बैठे रहिए। आपकी क्लास का नहीं, अच्छी बात है, आप जो पढ़ने हैं आप वो पढ़िए, ठीक है, आवाज़ नहीं। अब देखो इसमें से अगर देखें तो 3 की टेबल में 9 आता है, 3 3 जा 9 और x दोनों कॉमन है, तो हम इसमें 3x कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन ले लेंगे? 3x। जब 3x कॉमन लोगे तो यहाँ से बचेगा 3। क्या बचेगा? 3। नहीं समझ में आ रहा तो मैं इसको अलग दिखा दे रहा हूँ, इसको क्या किया मैंने। अब देखिए इसको हम लिख सकते थे 3 इंटू 3 इंटू एक्स, 9x को ये लिख सकते थे, माइनस 12 को लिख सकते थे 3 इंटू 4 इंटू एक्स बाई 3 4 जा 12 इंटू एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे 3 इंटू 3 कॉमन है और एक x कॉमन है कॉमन, तो हम 3x कॉमन ले लिए। अब यहाँ देखो क्या बचा, यहाँ बचा सिर्फ 3। क्या बचा? 3। फिर माइनस का साइन लगा दो, यहाँ बचेगा 4 और x, तो माइनस का 4x। अब आपको शायद ये बात क्लियर हो, ये हमने क्या कॉमन लिया है। बस आपको मैं समझाने के लिए हिडन पार्ट कर रहा था, जो आपको रफ पे करना रहेगा। तो अभी भी देखिए आपको ये सिस्टमैटिक वे में दिख रहा है, इसको आप और अच्छे से लिख दीजिए। और अच्छे से कैसे लिख सकते हैं? सिंपल एक टर्म है, उसको एक अलग आगे लिख दीजिए। दूसरे ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं 5x माइनस 4y और तीसरे ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं 3 माइनस 4x, जो कि अब आपका हो गया कंप्लीट फैक्टराइज हो गया, ठीक है। अब आपको ये क्लियर हो गया होगा एक क्वेश्चन। अब हम इस पे और आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हम बहुत ध्यान से चीजों को देखेंगे और समझेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 में चलिए हम एक क्वेश्चन उठाते हैं। 5x ग्रुप में मैं आपको क्वेश्चन भेज दूंगा, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, है ना, तो वहां पे आपको मिल जाएंगे क्वेश्चंस। 5x इन ब्रैकेट a माइनस बी की होल पावर 3 देन प्लस 2y इन ब्रैकेट a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर, फिर प्लस, या चलिए अब इसको चेंज कर देते हैं, प्लस का ही ले लेते हैं, 7 इन ब्रैकेट a माइनस बी। अब आप देखिए यहाँ पे कुल आपको 3 टर्म दिख रहे हैं, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है। और देख करके मुझे लगता है आप समझ भी गए होंगे यहाँ कॉमन क्या दिख रहा है। यहाँ पे देखो a माइनस बी की पावर 3 है, यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर कुछ नहीं, मतलब कितना 1 है। तो इन तीनों में से एक तो कॉमन होगा ही होगा, तो बस वही हमारा आंसर होगा कॉमन पार्ट लेकर के, कि हम यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, a माइनस बी, बस a माइनस बी कॉमन ले सकते हैं हम। क्या कॉमन ले लेंगे? a माइनस बी। जब आप कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 5x और 3 में से एक चला गया है, एक पावर कॉमन हो गया है, तो पावर कितनी बचेगी? 2, ठीक है। फिर प्लस 2y, यहाँ 2 में से एक चला गया है तो क्या बचेगा? सिर्फ 1, और यहाँ से एक पूरा हट गया है तो सिर्फ जो नंबर था वही बचेगा, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। आई होप आपको क्लियर होगा ये 1 लाइन में ही क्यों लिखा गया, कैसे लिखा गया। तो इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट था आज का। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे, है ना, वो हम पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन बाय यूजिंग आइडेंटिटीज। अभी हम आइडेंटिटीज तो नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हमने आपको बेसिक सी बात बताई फैक्टराइज कैसे करते हैं। चाहिए तो एक आध क्वेश्चन और ले लीजिए, जैसे एलसीएम निकालना होता है, एचसीएफ निकालना होता है, इस बेस पे भी क्वेश्चन आते हैं,
तो जैसे मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं खुद से, फाइंड HCF, आपको इसका फुल फॉर्म पता होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फाइंड HCF ऑफ 3x² yz and minus 18x y² z²। तो सबसे पहले आप एक काम करिएगा, इसके फैक्टर लिखिएगा 3x² yz। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। अब आप कहेंगे सर ये आपने कैसे लिखा, तो मैं आपको याद दिलाऊं, जब आप छोटे थे आपको कहा जाता था HCF निकालो 18 और 21 का, है ना। तो आप याद करिए क्या करते थे, 18 को लिखते थे 2 इंटू 3 इंटू 3, यही लिखते थे, याद आया। फिर आप लिखते थे 21 को 3 इंटू 7, कुछ ध्यान आया। आपने जब भी HCF पढ़ो नंबर्स में, तो आप एक डब्बा बनाते थे ऐसे कि ये कॉमन है, ये क्या है, कॉमन है। तो फिर आप चुपचाप लिख देते थे HCF ऑफ 18 एंड 21 इज 3, याद आया। बस उसी कॉन्सेप्ट को मैं फॉलो कर रहा हूं, मैं आपको कुछ नया नहीं बता रहा हूं, ना ही कुछ नया है सब कुछ वही, बस आपको ध्यान समझना है। हम इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, तो हम इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, माइनस 18x y² z² को हम क्या लिखेंगे, 18 को हम लिख सकते हैं, क्या लिखा हमने, 2 इंटू, अच्छा पहले माइनस है तो चलिए माइनस का साइन लगा दीजिए आप, ठीक है। और माइनस ऐसे रहेगा नहीं तो माइनस का 1 लिख दीजिए, माइनस का 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू एक्स y² है मतलब 2 बार y, z² इसका मतलब 2 बार z। अब देखिए कॉमन क्या दिख रहा है, आपको एक 3 कॉमन दिख रहा है, आपको एक x कॉमन दिखा, आपको एक y कॉमन दिखा, आपको एक z कॉमन दिखा, है ना, यही तो कॉमन दिखा। तो जो कॉमन दिखा वही आप लिख देंगे, सो HCF ऑफ 3x² yz। अब देखिए माइनस तो यहाँ था नहीं, वरना माइनस भी कॉमन ले लेते हैं, माइनस का 1 या जो भी होता है, एंड माइनस 18x y² z² इज, क्या कॉमन मिला आपको, मिला एक 3 कॉमन, तो 3, फिर आपको एक x एक y और एक z कॉमन मिला, तो 3x y z। आई होप सो आपको HCF समझ में आ गया होगा। अब सपोज दैट LCM पूछता है तो बचे हुए को भी मल्टीप्लाई करके साथ में हम लिख देते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो आपको HCF वाला कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी उम्मीद है। अगर कोई डाउट है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे या कमेंट करके पूछ लीजिएगा। हाँ वो जैसे मैं आप कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे दे देता हूँ ना कि आप खुद से लगाइए, या हमने क्या गलती की आप बताइए, तो आप उसमें बता सकते हैं कि आपने ये गलती की है सर, जो कि मैं पहले बता भी देता हूं कि मैं ये गलती क्यों किया हूं, उससे पैसे उसके पीछे का रीजन मैं पहले ही आपको वीडियो में मेंशन करता हूं, तो आप उसका भी ध्यान रखें। हालांकि अभी आपको सब कुछ क्लियर होगा, HCF निकालना क्लियर हो गया होगा, फैक्टराइज करना आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। तो अब हम देखेंगे एक आध क्वेश्चन और। एक आध क्वेश्चन क्या है कि कभी कभी क्वेश्चन जो होते हैं MCQ बेस में आ जाते हैं। किस बेस में, MCQ। बच्चे कभी कभी परेशान हो लेते हैं, हम उस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं MCQ बेस पर। कोशिश रहेगी सारे कॉन्सेप्ट बताने की, मतलब MCQ बेस्ड में और सारी चीज़ों में। लेकिन अब बात ये होती है कि भाई आप तो बता दें सर, लेकिन कहाँ यूज़ है क्या है, तो उसके लिए मैं आपको जैसे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दूंगा, अभी मैं ग्रुप में भेज दूंगा मेंशन टैग करके, तो आप जरा उसको देख लीजिएगा। तो आप जब उसमें देखेंगे तो आपको लगेगा कि क्वेश्चन कितने टाइप से पूछे जा सकते हैं MCQ में, है ना, ऑप्शनल बेस में, मतलब बहुत सारे तरीके हैं, मैं आपको भेज दूंगा, तो आप देख करके आइडिया लगा लीजिएगा। तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप भी आपको ज्वाइन करना है IPS क्लासेस के नाम से, या डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मैं भेज दूंगा। अब देखिए MCQ बेस में क्वेश्चन है, अब इन्होंने पूछा ऑन फैक्टराइज, क्वेश्चन है ऑन फैक्टराइज। ऑन फैक्टराइज का मतलब किसी चीज को हम फैक्टराइज करने जा रहे हैं, तो क्वेश्चन में आप आगे लिखना है ऑन फैक्टराइजिंग ING। चलो ठीक है, ऑन फैक्टराइजिंग क्या है, 9x² y माइनस 27y³ कॉमा v गेट। अब ऐसे क्वेश्चन होगा, उसके बाद इसके 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। क्या दिए जाएंगे, 4 ऑप्शन। तो पहला ऑप्शन आपको दिया गया कि 9x इन ब्रैकेट में क्या है मैं देख लूँ, 9y इन ब्रैकेट x² माइनस 27y, x² माइनस 27y। सेकेंड ऑप्शन आपके सामने ऐसे होगा कि 9x
9y है, इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर। तो हमने कहा आपको ऐसे 4 ऑप्शन होंगे, तो इसको फर्स्ट ऑप्शन मान लो। तो थर्ड ऑप्शन क्या होगा? थर्ड ऑप्शन भी इन्होंने दे रखा है 9y इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 27y स्क्वायर, और एक लास्ट ऑप्शन है फोर्थ ऑप्शन, वो दिया 8y इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब मैं आपको बताऊं इसमें क्या होता है कहानी। कुछ बच्चे इसी टाइम से मतलब इस 6, 7, 8 से पढ़ेंगे और उनको समझ में नहीं आएगा तो कहेंगे जय माता दी, कोई एक मिला टिक लगा दिया, वो इस क्वेश्चन की वैल्यू नहीं करते। और आपको बताओ इन फ्यूचर जब यही बच्चे कभी कंपटीशन लाइन में जाएंगे तो आपको पता होना चाहिए कंपटीशन लाइन में भी आपको एमसीक्यू बेस्ड ही क्वेश्चन होते हैं, 4 ऑप्शन होंगे, इसमें तो गलत होने पे आपके नंबर नहीं कटते, लेकिन जब आप कंपटीशन में जाएंगे तो भाई वहाँ नंबर कटता है, वहाँ पे माइनस मार्किंग होती है ना। तो आप वहाँ क्या करेंगे? तो उसके लिए आपको आज से सीख लेना है कि हम पढ़ के समझ के चीज़ों को जल्दी से सॉल्व करके सही आंसर करेंगे। तो अब समझते हैं इसका कौन सा आंसर सही है और क्यों। मैं कोई तुक्का नहीं बताने जा रहा हूँ आपको कि है ना कि देखो 3 में 9, 9, 9 दिख रहा मतलब आंसर इसी में से होगा, या इसका उल्टा कि 3 में 9 है, एक ही अलग है तो मतलब जो अलग होगा वो सही होगा। ऐसा मैं कुछ नहीं कहने जा रहा हूँ, वो सब फिजूल की बातें, उससे आप लोग बचिएगा, ठीक है। गेस वाली चीज़ें नहीं, आप कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिएगा। अब देखिए हमने कहा था 9x स्क्वायर वाई है, तो 9 को हम देखिए हम क्या लिख सकते थे फैक्टर करने पे 3 × 3, एक्स स्क्वायर को हम x × x × y, 27 को लिख सकते थे हम 3 × 3 × 3, और y क्यूब को लिख सकते थे y × y × y। हमने आपको बेसिक से बात यही समझाई थी, उसी बेस पे मैं बता रहा हूँ। अभी आपका लेवल अप होगा तो मैं चीज़ों को और आगे बढ़ाऊंगा। ये नहीं कि सर क्या बता रहे हैं बहुत ईजी है, ईजी इसलिए लग रहा है क्योंकि आप पहली वीडियो में है अभी फैक्टराइजेशन की। अभी जब आप इसकी गहराई में पहुंचेंगे तो आपको पता चलेगा कि धीरे धीरे पढ़ने से अच्छाई आती है और अच्छे हो जाएंगे। देखिए दोनों में 3 3 कॉमन है, कॉमन दिख रहा है ना, 2 × 3 तो कॉमन ले लेंगे। एक y यहाँ भी है, एक y यहाँ भी है, तो एक y कॉमन है। और कुछ कॉमन आपको दिख रहा है क्या? हमें तो नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब यही कॉमन हो जाएगा। अगर 3 3 जा 9 और y एक कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ क्या बचा? एक्स स्क्वायर, क्या बचा? x × x क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, क्या आएगा? 3y स्क्वायर। हमको समझाने में भले 1-2 मिनट लगाओ, लेकिन आपको करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आधा मिनट बहुत है आपके लिए। अब आप मैथ के लिए ऐसा कोई ऑप्शन है तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 2 है ना, तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। तो आई होप सो आपको ये अब समझ में आ चुका हो कि एमसीक्यू बेस्ड पे क्वेश्चंस कैसे करते हैं, ठीक। तो अब आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी और टाइप जो छूट जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, वरना फिर हम नेक्स्ट वीडियो में अगली आइडेंटिटीज वाले पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपकी क्वेरीज के अकॉर्डिंग लगता है कि आपको कोई टॉपिक मैंने नहीं बताया है, आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि सर आप इस टाइप के क्वेश्चन बता दीजिए। अगर वो मेरे में आगे बताने वाला होगा तो मैं आपको बता दूंगा, और अगर लगता है कि इसका छूट गया होगा तो मैं बताऊंगा। कुछ बच्चों का पूछना है कि सर किताब कौन सी पढ़ी जाए, तो मैं आपको बता दूं मैं किसी एक किताब को रिकमेंड ही नहीं करूंगा आपको। किताबें कौन सी पढ़ी जाए ये पूछे तो कुछ जवाब होगा। एक किताब पढ़ करके आपको लगता है बहुत मैथ्स में अपनी क्लास में हीरो हैं, तो बेटा वो आप एक पार्टिकुलर स्कूल में हीरो हो सकते हैं, है ना। आप मान लीजिए किसी भी स्कूल में पढ़ रहे हो तो आप उसमें हो सकते हैं, लेकिन अलग अलग स्कूलों में जब आप अपने दोस्तों से पता करेंगे, अलग अलग गाँव के बच्चों से, अपने शहर के बच्चों से, है ना, या अपने फ्रेंड सर्किल में कोई दोस्त या कोई रिश्तेदार बाहर रहता हो किसी और जिले में, किसी और शहर में, तो पता चलेगा उनकी किताबों का अलग प्रकाशन है, मतलब अलग अलग किताबें सब बच्चे पढ़ते हैं। तो अलग अलग किताबें पढ़ने का आपको फायदा ये होगा कि आप मैक्सिमम चीज़ें कंटेन कर लेंगे, ठीक है। तो आपको मैं कहूँगा कम से कम 3-4 पढ़िए। हाँ, मैं 2-4 नामी जानी किताबें मैं बता दूंगा, वो आप पढ़ सकते हैं। जैसे आपको पढ़ना चाहिए अगर तो आप आर.डी. शर्मा पढ़ लीजिए, आपको पढ़ना तो आप आर.एस. अग्रवाल पढ़ लीजिए। पियर्सन आपके लेवल की अभी तो नहीं होगी मेरी समझ से, अगर आपके लेवल की है तो पियर्सन पढ़िए। और अन्यथा इन 2 के बाद मैं आपको एक किताब और बताना चाहूँगा, के.सी. सिन्हा की आती है, के.सी. सिन्हा के नाम से। ये 3 अच्छी किताबें मुझे लगी जो एक एवरेज बच्चे के लिए काम चल जाएंगे। इनमें से आपको पहले एक किताब अच्छे से पढ़ लेना है, फिर आप कुछ देखिए। अन्यथा मैं तो कहूँगा आप मेरे साथ लगे रहिए, हमसे आप क्वेश्चन लीजिए। मैं सारी किताबों के क्वेश्चंस को एक प्रॉपर फॉर्मेट में रखकर एक PDF में रखता हूँ, मतलब मेरे पास कमी नहीं है, सारे कलेक्शन में सब कुछ है, बस किताबें नहीं बना रहा हूँ मैं अपनी। आपको मैं ग्रुप पे भेज दूंगा, आप उसके लिए ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, IPS क्लासेस के नाम से है, ये बता ही चुका हूँ मैं। उसमें आपको क्वेश्चंस भेजता रहूँगा। आज मैं भेजूंगा कुछ क्वेश्चन होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के होंगे। अब एक साथ ही मैं 10-5 PDF भेजता हूँ क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता मैं बार बार भेजूँ। तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी आप लोग देखते रहिएगा अच्छे से।